नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। जम्मू के नगरोटा में पिछले हफ्ते पाकिस्तान की आतंकी साजिश को नाकाम करने के बाद भारत ने अब इस मामले को लेकर कूटनीतिक नाकेबंदी की मुहिम भी तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय ने दुनिया के अहम देशों के राजनयिकों के साथ पाकिस्तान की काली करतूतों और नगरोटा में आतंकवादी हमले के प्लान को बेनकाब करते हुए सबूतों के साथ जानकारियां साझा करने का सिलसिला शुरू किया है। इस कड़ी में विदेश सचिव डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत सुरक्षा परिषद के कई सदस्य देशों के राजनयिकों को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर ब्रीफ किया। भारत ने न केवल उन्हें पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकी आंच भड़काने के लिए की जा रही कोशिशों पर जानकारियां दी, बल्कि पाकिस्तान की करतूतों पर सबूतों का डॉकेट भी सौंपा है। विदेश सचिव ने विदेशी राजनयिकों को बताया कि किस तरह पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 19 नवंबर को जम्मू के नगरोटा में आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की थी। आतंकियों से बरामद हथियारों और जानकारियों के साथ उन्हें साजिश में सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े तारों के सबूत दिए गए हैं। इनमें सांबा में उजागर हुई सुरंग का भी जिक्र था, जिसके जरिए आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। नगरोटा एनकाउंटर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई थी, जिसके बाद राजनयिकों के सामने सबूत पेश करने का फैसला लिया गया था। विदेशी राजदूतों को बताया गया है कि किस तरह कोरोना संकट के दौरान भी पाकिस्तान भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने और जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की साजिशों को रच रहा है। और 2020 के दौरान जहां 200 आतंकी हिंसा की घटनाएं हुई, वहीं 199 आतंकी मारे गए हैं। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान को कैसे आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब कर रहा है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है पूर्व राजदूत दिलीप सिन्हा साहब, और साथ ही हमारे साथ है रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी कुमार सीवज। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सिन्हा साहब, पहले आपसे समझना चाहूंगी, जो भारत की कूटनीतिक कोशिश है तमाम अहम देशों के राजनयिकों को सबूत देना, जानकारी देना, इस कोशिश को आप किस तरह से देखती हैं और ये कितना प्रभावी साबित हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा पहल है भारत का कि भारत ने अब पाकिस्तान के ऊपर कूटनीतिक दबाव डालने का प्रयास शुरू किया है, क्योंकि अभी तक हम इसे आपस में ही बात करते रहते थे और कार्रवाई करते थे। लेकिन बहुत दिनों बाद ये हमने पहल की है कि हम अन्य देशों को ये सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो आतंकवादी कार्रवाई भारत के खिलाफ कर रहा है, उसके क्या सबूत हैं और कौन सी कार्रवाई भारत के खिलाफ कर रहा है, ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आइसोलेट किया जा सके, अलग किया जा सके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान पर जो दबाव डाला गया है FATF द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा, वो बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान पर एक आर्थिक नकेल कसा गया है उसके कारण। और थोड़ी बहुत कार्रवाई पाकिस्तान ने की है उसके दबाव में आकर। तो अब ये जरूरी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है इसे और मजबूत किया जाए, और ये जो सबूत जो भारत को मिला है, इस सबूत को हम सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। बिल्कुल। और सीवज सर, सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब करना जरूरी तो है ही, जो लगातार किया जा रहा है। बहुत जरूरी है कि जो आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे हैं, जो ऐसे देशों का समर्थन कर रहे हैं, उन देशों पर भी एक तरह से कड़ाई बढ़ती जाए और उनको भी एक संदेश मिले। तो जो पाकिस्तान को शय देने वाले दूसरे देश हैं, उनको कितना मजबूर करेगा भारत की तरफ से ये कदम? क्योंकि हम जानते हैं कई ऐसे देश हैं, चीन का नाम सीधे तौर पर हम ले सकते हैं, जो आड़े आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बोला प्रीति। देखो, अभी भारत की जो पॉलिसी है वो एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और इंटरनेशनली उसको आइसोलेट करें और उसका असली चेहरा पूरे वर्ल्ड को दिखाएं कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। ये जो भी कोई आतंकवादी घटना कहीं भी वर्ल्ड में होती है, उसकी रूट्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलती है। और पाकिस्तान देखो, अभी भी टर्की के साथ मिलकर अजरबैजान में अपने आतंकवादी भेजे थे, और अगर अभी कुछ फ्रांस में हुआ है, यूरोप में हुआ है, वहां भी कहीं ना कहीं तारे पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ गया है मुस्लिम वर्ल्ड में। जो उसके पहले दोस्त होते थे, जिस प्रकार से UAE था, उसके बाद सऊदी अरेबिया था, वो भी पल्ला झाड़ गए हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान एक भूखा देश है और आतंकवाद का सहारा लेता है, तो वो भी उसके साथ नहीं है। मगर अभी उसके साथ 3 देश अभी तक हैं। एक तो चीन है, एक उसके बाद टर्की है और मलेशिया है। और यह भी सच है
कि अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फरवरी 2021 में होनी है और उसमें हमारा पूरा एक प्रकार से जोर होना चाहिए और कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में कराया जाए और वो तभी हो सकता है जब उसके पास 3 मेंबर से कम हो, क्योंकि 37 मेंबर की जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, अगर उसको 3 मेंबर वोट डाल देते हैं फेवर में पाकिस्तान के, तो वो ब्लैक लिस्ट नहीं हो सकता, जिसके अंदर चीन भी है, टर्की भी है, मलेशिया भी है। अब टर्की और चीन को तो पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वो तो इसके बहुत ज्यादा नजदीक हैं। टर्की तो अपने आप ही एक आतंकवाद देश है और चीन जो है हमारे साथ जो रिलेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए और जिस तरीके से वो पाकिस्तान का दोस्त है वो नहीं मानने वाला। मगर जो मलेशिया है वो जब से महातिर मोहम्मद हटे हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक प्रकार से विलियन थे, अभी सिचुएशन बदली है। भारत के रिलेशन मलेशिया से दोबारा ठीक हुए हैं। हमने पाम ऑयल खरीदना स्टार्ट किया वहां से। अगर हम मलेशिया को किसी तरीके से इंप्रेस अपॉन कर पाए कि अगर आप आतंकवाद का साथ देते हो तो ये जो आतंकवाद किसी को नहीं छोड़ेगा, आपके देश में भी आएगा, हो सकता है मलेशिया माने। और उसके साथ साथ हमें अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना पड़ेगा, बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा। मैं कहता हूं प्रीति उल्टा है। मुझे लगता है कि अब जो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है फरवरी 2021 में, वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि कहीं वो ग्रे लिस्ट से निकल जाए। अगर उसके बाद 12 देश हो जाते हैं जो उसके फेवर में वोट देते हैं, तो ऐसे भी चांस है ये ग्रे से व्हाइट लिस्ट में हो जाए। तो ये खतरा बहुत बड़ा है और इसको हम तभी हटा सकते हैं जब हम उनको पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उनको ब्रीफ करें, उसका जो पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाएं। यूं तो पाकिस्तान के बारे में सबको मालूम है, मगर फिर भी जो अभी पुख्ता हमने इसके अंदर एविडेंस दिया है, जो इन्होंने किया है, सांबा के अंदर एक टनल बनाई है, उससे आतंकवाद के लिए उन्होंने अम्युनिशन, वेपन और एक्सप्लोसिव कुछ ना कुछ बड़ी हरकत करना चाहते थे। ये जो कि अभी अपने इलेक्शन हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और 26/11 की जो एनिवर्सरी से पहले, तो ये एक्सपोज करने से बहुत फायदा है। इसी प्रकार से हमने पहले एक्सपोज किया था जो पुलवामा में इसकी चार्जशीट फाइल की थी। उस टाइम दिखाया गया था कि पाकिस्तान किस प्रकार से पुलवामा के जो सुसाइड अटैक में इन्वॉल्व था। तो ओवरऑल हमें एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ चलना प्रीति, किसी तरीके से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह दिखाना है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है और पाकिस्तान पूरी तरह इन्वॉल्व है आतंकवाद में। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट हैं वो भारत में भेजता है आतंकवाद फैलाने, हक्कानी ग्रुप और जो तालिबान है उनको भेजता है अफगानिस्तान में, और जो सुन्नी मिलिटेंट है उनको भेजता है ईरान में। और इसमें कोई दो राय नहीं, आज सबसे ज्यादा आतंकवादी जो इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हुए हैं वो पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद से नहीं है तो उसको ग्रे लिस्ट में क्यों डाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में? तो ये तो बात समझ आनी चाहिए पूरे वर्ल्ड को कि आज समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक आतंकवाद देश डिक्लेयर किया जाए, टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब भारत पहल लेगा, भारत पहले डिक्लेयर करे अपने पार्लियामेंट में और फिर दोबारा प्रेशर डाले यूनाइटेड नेशन में और इंटरनेशनल कम्युनिटी को। वो तभी हो सकता है जब हम पुख्ता उसको एविडेंस दें और ये बताएं कि किस प्रकार से पाकिस्तान इन्वॉल्व है। और अमेरिका का रोल इसमें बहुत बड़ा अहम होगा। और अमेरिका आप जानते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट से चलेगा, क्योंकि उसको अफगानिस्तान से अगर निकलना है तो कहीं ना कहीं उसे पाकिस्तान की हेल्प चाहिए। मगर हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये तो पक्का है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकले। अगर ब्लैक लिस्ट में हो जाता फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में तो बहुत अच्छी बात है, और पूरा जोर लगाना चाहिए कि हम इसको डिक्लेयर करवाएं इंटरनेशनली एक टेररिस्ट स्टेट। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम दबाव बनाने की जहां पर बात कर रहे हैं, उसमें अगर देखा जाए सिन्हा सर, तो हाल में हमने देखा ब्रिक्स हुआ, SCO हुआ, और किस तरह से आतंकवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार उठाया गया इन मंचों पर। और जो एनकाउंटर हुआ इसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, खुद इस मसले पर उन्होंने सामने आकर बात कही। क्या ये जो अप्रोच है, थोड़ा जो आक्रामक होता दिख रहा है, ये अप्रोच सही दिशा में है? देखिए, ये अप्रोच तो बिल्कुल सही दिशा में है। जैसा जनरल सिवाच ने कहा कि हमें इस वक्त FATF में मलेशिया पर जोर देना चाहिए, क्योंकि यदि मलेशिया को हम अपनी तरफ कर सकते हैं तो उससे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट पर डाला जा सकता है। ठीक है। ब्रिक्स से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसमें चीन बैठा हुआ है और चीन तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा समर्थक है।
हमारी कोशिश एक और होनी चाहिए इस वक्त कि अमेरिका में परिवर्तन होने वाला है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप वहां पर थे। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल मजबूती के साथ आतंकवाद के विरुद्ध थे। जो बाइडेन की जहां तक नीति का सवाल है, उस पर एक सवालिया चिन्ह लगा हुआ है। आपने अभी किताब पढ़ी होगी ओबामा की। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो अमेरिका कार्रवाई कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, तो उस कार्रवाई का विरोध किया था जो बाइडेन ने। यानी जो बाइडेन एक मॉडरेट हैं, वो जिस तरह से ट्रंप मजबूती के साथ कार्रवाई करने को तैयार रहते हैं, उस तरह से कार्रवाई करने को तैयार नहीं रहते हैं। तो हमें इस वक्त और जोर देना चाहिए कि अमेरिका की जो नीति है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो नई सरकार अमेरिका में आने वाली है, अब नए अपॉइंट हो गए हैं, ब्लिंकन वहां के अपॉइंट होने वाले हैं, हुए नहीं है अभी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो अन्य अधिकारी वहां पर जो नियुक्त होने वाले हैं, उनके साथ हम संपर्क स्थापित करके उन्हें ये जो कच्चा चिट्ठा है पाकिस्तान का वो दिखाएं, ताकि अमेरिका की नीति उतनी ही मजबूत रहे जितनी कि डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्गत थी। बिल्कुल। तो अमेरिका को लेकर जो आशंकाएं उठाई जा रही हैं, उसको लेकर सिवात सर कितना हमें चिंतित होने की ज़रूरत है? क्या वो सच में आशंकाएं हैं? क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है तो किसी एक व्यक्ति पर हम जानते हैं कि वो टिके नहीं रह सकते, उनकी दिशा बहुत ज़्यादा नहीं बदलती। तो ये क्या हमारे लिए चिंता का विषय है अमेरिका में सत्ता? बिल्कुल चिंता का विषय है। जैसे एम्बेसडर सिन्हा साहब बता रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं उससे। देखो, ऐसे सोचना पड़ेगा कि आज की तारीख में जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसने साफ शब्दों में बताया था कि जो 20 साल में $33 बिलियन का जो पैसा दिया, वो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं तालिबान को दिया, और वो अमेरिका के अगेंस्ट यूज हुआ अफगानिस्तान में। और इसलिए उसने मिलिट्री एड भी पाकिस्तान को बंद कर दी थी, और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप से काफी घबराए हुए थे। मगर जब से उनको जो बाइडेन गवर्नमेंट आने का अंदेशा है, अभी जो आ जाएगी जनवरी 20 को, तो कहीं ना कहीं उनको किरण है ऐसी कि शायद संबंध इंप्रूव होंगे, और कहीं ना कहीं जो बाइडेन उनके ऊपर बहुत सॉफ्ट होंगे। वो 2-4 बातें हैं। एक तो आपको पता है, जो बाइडेन जब पहले थे वाइस प्रेसिडेंट से पहले भी सेनेटर थे, इनको हिलाले पाकिस्तान एक सेकंड हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड भी दिया है। तो पाकिस्तान समझ रहा है कि शायद जो बाइडेन उनकी तरफ काफी सॉफ्ट होंगे, और उनको मिलिट्री एड भी मिलेगी अमेरिका से। अब कितना सच है और आगे वो समय ही बताएगा, मगर हमें अब कोशिश करनी है कि हम अमेरिका में जो डिप्लोमेसी है उसको अग्रेसिव करके समझाएं। अगर आपको प्रीति एक प्रकार से आश्चर्य होगा, आज की तारीख में वाशिंगटन में पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी इतनी प्रोएक्टिव है, वो जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है जो बाइडेन की, उसको कहीं ना कहीं मिलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम है, टेररिज्म फैलाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें काउंटर करना पड़ेगा, और ये हमें एक बहुत ही प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के साथ अमेरिका से जाना पड़ेगा। देखो, अमेरिका को अपने इंटरेस्ट देखने हैं। अमेरिका, एक तो जो एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि बाय नेचर जो बाइडेन है वो सॉफ्ट है, वो मुझे लगता नहीं इतने स्ट्रिक्ट जाएंगे पाकिस्तान पे। और दूसरा, उनका अपना इंटरेस्ट होगा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से अगर निकलना है, और क्योंकि 2,500 के करीब ही सोल्जर रह जाएंगे, जबकि जो बाइडेन टेक ओवर करेंगे 20 जनवरी को, उसमें उसको बहुत साथ चाहिए पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान को उसे साथ चाहिए, तो हो सकता है कि वो उसके ऊपर सॉफ्ट हो, और वो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हमें इस चीज की चिंता है कि जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, वो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले हो सकती है पाकिस्तान पे सॉफ्ट हो। इसको हमें बदलने के लिए हमें पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमें पूरा ऑल आउट जाना पड़ेगा, डिप्लोमेसी को प्रोएक्टिव करके समझाना पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब हम अभी से लग जाए। देखो, भारत और अमेरिका के जो रिलेशन हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं। आप 2000 से ले जब बिल क्लिंटन थे और आज डोनाल्ड ट्रंप तक भारत के रिलेशन इंप्रूव होते रहे हैं, क्योंकि वहां बाईपार्टिजन अंडरस्टैंडिंग है भारत और अमेरिका के रिलेशन में। हमारे और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशन हैं, और अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। 4 हमने अभी डील भी साइन कर ली है। जो लास्ट में हमने बेका डील की है, जो बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो एक बड़ी आप कह सकते हो गेम चेंजर है। तो वो रिलेशन तो हमारे बिल्कुल अच्छे होते जाने। हमें चिंता है अमेरिका के
रिलेशन पाकिस्तान से क्या होंगे? क्या पाकिस्तान पे अमेरिका सॉफ्ट होगा? क्या वो बिल क्लिंटन की तरह ही सख्त होगा? क्योंकि आतंकवाद का जो गढ़ है पाकिस्तान, तब तक नहीं मानेगा जब तक उस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं हो। देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है प्रीति, आज की तारीख में पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से इमरान खान की गवर्नमेंट हर तरफ से फेल हो गई है, और ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो एक वो चली हुई है अभी, वो उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट के दिन कुछ गिने हुए हैं। हाँ। तो इस मौके पे पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, और जो बाइडेन की गवर्नमेंट आने से पहले वो चाहता है कि कश्मीर के अंदर ऐसी हालात करने चाहिए जिससे जो बाइडेन को यह बताया जाए कि एक प्रकार से जो कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है और यहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं, और जिस प्रकार से वो अभी जो बाइडेन के आने से पहले एक प्रकार आतंकवाद को दोबारा इनाइट करना चाहते हैं, यही उसी तरफ संदेश जा रहा है कि वो ये दिखाना चाहते हैं जो बाइडेन को कि कश्मीर जो है एक प्रकार से वॉलेटाइल है, यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं और यहाँ पर वायलेंस लेवल बहुत है, और कहीं ना कहीं वो खिंचा था। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि भारत को अपनी नीति एक पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली एक प्रकार से प्रोएक्टिव जाना चाहिए, और हम जाके अमेरिका में ये इंप्रेस अपॉन कर पाए कि पाकिस्तान जो है एक प्रकार से टेररिस्ट स्टेट है और इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। हाँ, बिल्कुल। सिन्हा सर, जो बात सिवत सर भी कह रहे हैं उसी में अगर देखें तो ये सच में ये देखा गया कि जब भी पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक गड़बड़ा रही होती है या आंतरिक दबाव उस पर बढ़ रहा होता है, तब वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की साजिशें करता है, अस्थिरता लाने की कोशिश करता है, भारत के खिलाफ इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। तो ये वजह आंतरिक कहीं ना कहीं माहौल भी इसकी वजह है पाकिस्तान का? हाँ, बिल्कुल। आंतरिक जो परेशानियां हैं इमरान खान की, उनके खिलाफ जो एक यूनाइटेड फ्रंट बन गया है ऑपोजिशन का, और वो काफी दबाव डाल रहा है। वैसे भी इमरान खान के 2 साल पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान में आमतौर पे जो एवरेज टेन्योर होता है प्रधानमंत्री का, वो 2 साल ही होता है। तो अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। 4 साल हो, अधिकतम जो हुआ है वो 4 साल 2 महीने हुए हैं 2 प्रधानमंत्रियों के, बाकी तो 1 साल 2 साल में निकल जाते हैं। तो वैसे इमरान खान का टर्म पूरा हो चुका है लगभग, कहिए, जो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो एक तो आंतरिक समस्याएं हैं। दूसरा, पाकिस्तान को इस वक्त चीन से शह मिला हुआ है। चीन में शी जिनपिंग की जो नीति है वो बहुत ही आक्रामक है, और शी जिनपिंग शह दे रहा है पाकिस्तान को इस तरह की कार्रवाई करने के लिए। और तीसरा, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जो उम्मीद है जो बाइडेन से, वो ये कोशिश करेंगे कि भारत के साथ टेंशन बढ़ाएं ताकि अमेरिका का हस्तक्षेप हो और अमेरिका अपनी मध्यस्थता का सुझाव दे, और पाकिस्तान कोशिश करेगा कि जो बाइडेन से कहे वो कि देखिए कश्मीर की समस्या है, इसका समाधान करने के लिए अमेरिका मध्यस्थता करे। ये 3 विषय मेरे ख्याल से हैं जो पाकिस्तान देख रहा है इस वक्त कि ऐसा करने से उसे थोड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है। और हाल पे जो गिलगिट बाल्टिस्तान का चुनाव जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, सीवत सर, इसे लेकर भी क्या एक तरह से कहें कि जो पाकिस्तान का रोष रहा है और जिस तरह से हमने देखा जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आए हैं, कहीं ना कहीं ये सब मसले भी हैं जो पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल परेशान। देखो, ये तो हमने एक पलटा ही बदल दिया है जब से हमने एब्रोगेशन किया है आर्टिकल 370 और 35A, और जम्मू और कश्मीर के 2 हिस्से करके यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो वो बिल्कुल इंटीग्रेट हो गया भारत के अंदर, और जो भी रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी नीतियां थी, जितने फायदे थे, वो आज जम्मू और कश्मीर में भी है। मगर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो और पीओके जो भारत का हिस्सा है, इलीगली इसने लिया है 1947 में, कहीं वो उनके हाथ से ना निकल जाए। और ऐसा लगता है आने वाले समय में ये बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे होम मिनिस्टर ने और बाकी भी ये कमेंट्स आए हैं कि आखिर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने इलीगली लिया। और अभी जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, इसके अंदर 3-4 चीजें हैं। एक तो गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन और पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया, $62 बिलियन। वो गलत है, क्योंकि वो तो जमीन हमारी है और वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को दखल देता है। और दूसरी बात क्या है, अभी इन्होंने पाकिस्तान ने चीन के कहने पे कि गिलगिट बाल्टिस्तान को 5th प्रोविंस डिक्लेयर किया है। वो इसलिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इसको इंटीग्रेट
करना चाहते हैं। तो जो इलेक्शन हुए हैं वो बिल्कुल ही फार्स है, फ्रॉड है और उसके अंदर रिगिंग हुई है और उसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। आज लोग सड़कों पे आ गए हैं। पाकिस्तान का जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग एक प्रकार से अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं और उनको जो गिलगित बाल्टिस्तान में शिया पॉपुलेशन है जैसी हमारी बटालिक और कारगिल में, वहां से लोग आके सड़कों पे डिमांड कर रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो वो भी एक प्रकार से इनके लिए हेडेक हो गया है और इनको ये पता है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है चीन ने, उससे क्या है जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पहले पाकिस्तान ले जाता था, अभी चीन ले जाएगा और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही गिलगित बाल्टिस्तान में। जितने इंजीनियर, टेक्नीशियन और वर्कर्स आए हैं वो पाकिस्तान के हैं। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये आवाज अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में उठने लगी है कि वो वहां से निकलना चाहते हैं और भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये सच्चाई होगी क्योंकि इसके अंदर बात ऐसी है क्योंकि इन्होंने अपने इनको इंटीग्रेट नहीं किया और इनको जो एक प्रकार से सेकंड क्लास की तरह ट्रीट किया। अभी आप देखो पीओके के अंदर जो इनका मेन नदी है नीलम नदी, उसका जो मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर लिया। तो जो पानी था जो पीओके को चाहिए मुजफ्फराबाद को, वो भी आप इन्होंने मोड़ के पंजाब की तरफ। तो एक प्रकार से आज की तारीख में बलूचिस्तान से, गिलगित बाल्टिस्तान से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक आवाज आ रही है कि उनको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना और अलग होना है और गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके वो भारत में मिलना चाहते हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में भारत इसको पक्का कुछ ना कुछ करेगा पॉलिटिकली और इमोशनली और कल्चरली कि इससे भारत के अंदर वो मिले। और जिस प्रकार से चीन इसको हड़पने की कोशिश कर रहा है कि इसको एक प्रकार से एक्सटेंडेड स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को और मेनली गिलगित बाल्टिस्तान को। इसी के कारण मुझे लगता है कि जो चीन अभी आया है लद्दाख के अंदर, तो उसके अंदर दो ही रीजन थे, एक तो अक्साई चीन का डर, एक गिलगित बाल्टिस्तान का। तो ये बात भी हमें सोच और समझ के रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और सिन्हा साहब, आखिर में मैं पहले मुद्दे पर घूम के आऊंगी। जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ, जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी कामयाबी रही है भारत की तरफ से कि जो साजिश रची गई उसे नाकाम किया गया। कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी अब आतंकियों की तरफ से अपनाई जा रही है, कहीं पाकिस्तान की तरफ से अपनाई जा रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और उसे नाकाम करने के लिए भारत की तरफ से जो रणनीति है अब, क्योंकि अब वो 2008 वाला माहौल नहीं है, 26/11 जिस तरह से हुआ उसकी बरसी पर ये करने की कोशिश थी। इस पूरे स्ट्रैटेजी को लेकर, इस इंटेलिजेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें पाकिस्तान का जो आतंकवाद है उसके खिलाफ एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। एक तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत रखनी पड़ेगी हमें हमेशा के लिए, क्योंकि आतंकवादी जो सिर्फ एक सक्सेस चाहते हैं, एक सफलता उन्हें मिल जाए, उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। भले 10 आतंकवादी घटनाओं को हम रोक लें, लेकिन यदि 11वां हो जाता है तो हमें नुकसान होता है उसका। तो सुरक्षा जो हमारी जो संस्था है उसे हमेशा सतर्क रहना होगा, लेकिन साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए रखना होगा और पाकिस्तान को इस बात के लिए भी मजबूर करना कि सोचे कि भारत कभी कोई भी किसी प्रकार की भी कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। ये डर पाकिस्तान को हमेशा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान यदि आश्वस्त रहे कि भारत किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, तब वो कोशिश करता ही रहेगा कि चलो आतंकवाद करते रहें, एक आध तो घटनाएं हो ही जाएंगी। इसलिए भारत को ये सैन्य दबाव भी पाकिस्तान के ऊपर हमेशा बना के रखना चाहिए, ताकि पाकिस्तान कभी स्थिरता से बैठ नहीं सके और ये आश्वस्त नहीं रहे कि भारत उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। बिल्कुल। और सीवा सर, इस पर आपका भी कमेंट। जो इंटरनल मुस्तैदी है, हमारी आंतरिक मुस्तैदी है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा जवाब दे रही है पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक बोला आपने प्रीति। देखो, एक तो इंटरनल करनी पड़ेगी और दूसरा मुझे लगता है कि एक कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करने की भी टाइम आ गया। अच्छा। अभी हमें पाकिस्तान के साथ मिलिटरी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। अभी तक क्या होता है, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है और फिर वो भारत में आते हैं, हमारी भी कुछ कैजुअलिटी होती है, फिर हम उनको मार गिराते हैं और पाकिस्तान के जो हैं सैनिकों को भी मारते हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर ही उनके जो लॉन्च पैड हैं, उनके ट्रेनिंग एरिया हैं टेररिस्ट के, उनको बर्बाद करें। हमारे पास ड्रोन्स आ गए हैं,
हमारे पास रफेल आ गए हैं जिसके अंदर अभी स्कैल्प मिसाइल है जो कि सरफेस टू एयर 500 किलोमीटर जा सकती है। तो अब समय बदल गया है, अभी हमें 2-3 चीजें करनी पड़ेगी। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, और सबसे बड़ी जड़ प्रॉब्लम है पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि उनके लिए आतंकवादी तो एक प्रकार फोडर है। जब तक आप पाकिस्तान की आर्मी को हिट नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप ये देखें प्रीति, पिछले हफ्ते पहले जो मच्छल और गुरेज सेक्टर में एक प्रकार से पाकिस्तान ने पूरे के इलाके के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर सीज फायर किया था, उसका मुद्दा था कि किसी तरीके से आतंकवादियों को अंदर डाला जाए, जिसमें आर्टी फायर भी किया, मोटर फायर किया। भारत ने उनको इतना कड़ा जवाब दिया कि पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तान की 5 पोस्टें बर्बाद कर दी, उनका अम्युनिशन डैम, एफओएल डैम, उनका जो लॉन्च पैड थे उसमें 20 से 25 आतंकवादी भी मरने का अंदेशा है, और 8 से 10 उनके जो जवान मार दिए। तो इस टाइप का अभी रोबस्ट रिस्पॉन्स देना पड़ेगा पाकिस्तान को। जब तक आप ये नहीं दोगे तो पाकिस्तान समझने वाला नहीं है, क्योंकि आतंकवादी उनके लिए एक फोडर है। आपको पनिश करना पड़ेगा पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की वो पोस्टें जो इन्फिल्ट्रेशन कराती हैं, उनको आपको बिल्कुल बर्बाद कर देना है अपने फायर से। जो क्षमता भारत के अंदर है, और भारत के अंदर ड्रोन्स आ गए हैं और बाकी है, आज हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। मिलिटरी हमें रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ समय यही पूरा हो गया। सीवत सर, आपका और दिलीप सिन्हा सर, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। तो 26/11 के मुंबई हमले की बरसी पर उसके जैसे एक और त्रासदी की फिराक में जुटे आतंकियों की साजिश को हमारे सतर्क सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान पर भीषण दबाव भारत की तरफ से डाला जा रहा है। इसके बावजूद क्या पाकिस्तान अपनी इन आतंकी गतिविधियों से बाज आएगा और उसका समर्थन करने वाले देशों की आंखें खुलेंगी? इस सवाल का जवाब अभी उतना आसान नहीं है। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।